नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस यानी कि चिकित्सा न्यायशास्त्र का ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम लोग मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है। मेडिकल नेग्लिजेंस यानी कि अगर हम अपने पेशेंट को लेकर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारा पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो रहा है और मुझे लगता है कि नहीं, अभी तो मैं बात करके आया हूँ, मेरा पेशेंट बिल्कुल ठीक है, और अचानक अगली रात को ही हमारा पेशेंट हमें छोड़कर चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। जबकि पिछले 15 दिनों से हमने एडमिट कराया था उस पेशेंट को और पेशेंट में टोटल रिकवरी हो गई थी और अचानक से वो हमें छोड़कर चला गया। ऐसा क्या हो गया? बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने ऑपरेशन कराने जाते हैं और ऑपरेशन कहीं राइट लिम्ब में है और ऑपरेशन कहीं लेफ्ट लिम्ब का हो गया। बहुत सारी बार ऐसा सुना होगा आपने कि ऑपरेशन करते वक्त हमारे डॉक्टर ने अपना कोई औजार, अपने कोई इक्विपमेंट्स पेट के अंदर ही छोड़ दिए, या ऑपरेशन की जो जगह है उसके अंदर ही जो है उसको कर दिया, छोड़ दिया, और वहाँ पे उसकी स्टिचिंग हो गई। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें डॉक्टर्स के ऊपर आरोप लगते हैं। पेशेंट का अटेंडेंट कहता है मेरा पेशेंट बिल्कुल ठीक था और अचानक से हमने एडमिट कराया, बिल्कुल सही था, बात कर रहा था, और अगली सुबह हमें सुनने में मिलता है कि हमारा पेशेंट नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे केसेस जो है पूरे विश्व में, पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे केसेस की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए हर एक देश में, हर एक सरकार ने जो है इसके लिए नियम और कानून बना रखे हैं। अगर मेडिकल नेग्लिजेंस होता है तो उस केस में क्या कानून है और क्या सजा मिल सकती है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यहाँ आपको आपकी स्क्रीन पर इंट्रोडक्शन पार्ट दिख रहा होगा, जिसका पहला पॉइंट है, एज पर द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द ईयरली नंबर ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस इन इंडिया इज अराउंड 5.2 मिलियन। पूरे भारत की अगर हम बात करें, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की ये स्टैटिक्स डेटा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पूरे भारत में हर साल लगभग 52 लाख लोग मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से मर रहे हैं। मतलब हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या जो स्टाफ है हॉस्पिटल का, वो कहीं ना कहीं पेशेंट को लेकर बहुत ही नेग्लिजेंट हो गया है। ये स्टैटिक्स कह रही है। सच सिचुएशन हैव सिग्निफिकेंटली राइजन ओवर द ईयर्स। और ऐसी सिचुएशंस हर साल जो इंसिडेंस रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो इंसिडेंस रेट हर साल बढ़ रहा है। सम स्टडीज हैव विटनेस्ड अराउंड 110% जंप इन एनुअल नंबर्स। कुछ स्टडीज तो ये कह रही हैं कि लगभग 110% का जंप हर साल हो रहा है। 110% मतलब समझ रहे हैं। आज अगर हम बात करें कि आज किसी ईयर में 100 पेशेंट मर रहे हैं, तो पता चला अगले साल वो जो है 200 के ऊपर जा रहा है। तो हर साल ये इंसिडेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। मेडिकल एरर्स आर द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यूनाइटेड स्टेट। अगर हम जो है यूनाइटेड स्टेट के स्टैटिक्स के बारे में बात करें, तो यूनाइटेड स्टेट का स्टैटिक्स ये कहता है कि जो मेडिकल नेग्लिजेंस है वो थर्ड रीजन बन गया है मौत का, जिसकी वजह से डेथ हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है। व्हाट इज मेडिकल नेग्लिजेंस? मेडिकल नेग्लिजेंस अकर when medical care providers fail to fulfill their professional obligations। मतलब जो एक आपका दायित्व था, एक मेडिकल प्रोफेशनल का जो दायित्व होता है, प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस होते हैं एक पेशेंट के प्रति, उनके केयर के प्रति, उनके ट्रीटमेंट के प्रति, कहीं ना कहीं उसमें वो भूल कर रहे हैं, उसमें कोई गलती कर रहे हैं, इसी को मेडिकल नेग्लिजेंस कहते हैं। तो अगर हमारा डॉक्टर, हमारा मेडिकल प्रोफेशनल, या हमारा जो मेडिकल स्टाफ है जो कि हमारे पेशेंट की ट्रीटमेंट को देख रहा है, केयर टेक कर रहा है, वो अपनी भूल के कारण या उसकी भूल या उसकी गलती के कारण हमारे पेशेंट को कहीं ना कहीं इंजरी हो रही है, कहीं ना कहीं वो इंजर्ड होकर उसकी डेथ हो जा रही है, या केवल इंजर्ड भी है तो भी बहुत बड़ी बात है, इसी को मेडिकल नेग्लिजेंस कहते हैं।
दूसरा पॉइंट ये कहता है इफ दे डोंट फुलफिल द ड्यूटी इट मे बी कंसिडर्ड मेडिकल नेग्लिजेंस। अगर वो अपनी दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो यही मेडिकल नेग्लिजेंस। तीसरा पॉइंट ये कहता है मेडिकल नेग्लिजेंस अकर व्हेन अ डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्सेस, surgeons or any other medical professionals perform their job in a way that deviates from this accepted medical standard of care। भाई हर एक देश में, हर एक देश की एक रूलिंग होती है। जैसे मेडिकल प्रोफेशनल को हमारे देश में एमसीआई की अपनी रूलिंग है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रूल बनाती है कि आप पेशेंट को जब इनरोल करेंगे, उसको देखेंगे, उसका केयर टेक करेंगे तो उस पर क्या कंसेंट आपको चाहिए, किस तरह की चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या दवाइयाँ देनी चाहिए किस डिजीज़ के लिए, क्या ऐसी डायग्नोसिस होनी चाहिए, इन सारे चीज़ों के लिए रूलिंग बनी हुई है। और इन रूलिंग को जो फॉलो नहीं कर रहा है वो मेडिकल नेग्लिजेंस का काम कर रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें कि नेग्लिजेंस कब मेडिकल माल प्रैक्टिस बन जाता है, तो मेडिकल नेग्लिजेंस बिकम मेडिकल माल प्रैक्टिस व्हेन द डॉक्टर नेग्लिजेंट ट्रीटमेंट कॉजेज इंजरी टू द पेशेंट। बहुत जरूरी बात है यहां पे। देखिए मेडिकल नेग्लिजेंस कोई बात नहीं, मेडिकल नेग्लिजेंस हो गया, लेकिन अगर पेशेंट को इंजरी नहीं हुई तो कोई केस बनेगा नहीं। पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो गया, मेडिकल नेग्लिजेंस किया डॉक्टर ने, लेकिन वो उसको इंजर्ड नहीं किया कहीं से। दूसरी तरफ है कि अगर मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हमारे पेशेंट को कोई इंजरी हो जाती है और वो इंजरी अल्टीमेटली जाकर उसके डेथ का कारण बन जाती है या डेथ हो जाती है, या अगर इंजर्ड भी है तो भी मान लीजिए कि आपको करना था राइट लिम्ब का ऑपरेशन, दाहिने पैर का ऑपरेशन, और आपने कर दिया बाएं पैर का ऑपरेशन। आपको करना था नी का ऑपरेशन और आपने कहीं और ऑपरेशन कर दिया, तो अब ये क्या है, इससे तो एक इंजरी आपने बना दी उसको, तो वो इंजर्ड हो गया, मरा नहीं लेकिन इंजर्ड तो हो गया। तो इंजरी सबसे बड़ी चीज है कि अगर मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से कोई इंजरी हो जाती है तब वो मेडिकल माल प्रैक्टिस कहलाता है। अब आगे की बात देखिए क्या लिखा है, मेक्स द पेशेंट कंडीशन वर्स। पेशेंट की कंडीशन आपने वर्स कर दी, कॉज अनरिजनेबल एंड अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस कर दिया आपने, नेसेसिटीज एडिशनल मेडिकल ट्रीटमेंट, और उसको जरूरत पड़ गई कुछ एडिशनल मेडिकल ट्रीटमेंट की, ये सब मेडिकल माल प्रैक्टिस में आ जाता है। दोस्तों मेडिकल माल प्रैक्टिस हो गई। अब इस केस के बाद क्या होगा, पेशेंट था हमारा, ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस उसकी डेथ हो जाती है, मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, मेडिकल माल प्रैक्टिस हो जाता है। अब ऐसे केस में हमारी जो विधि है वो क्या कहती है, हमारे विधि का, हमारे लॉ का सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी, ठीक है, गैर इरादतन हत्या का आरोप लगता है। 304 ऑफ आईपीसी में 2 साल का सजा, 2 साल का इम्प्रिजमेंट, जेल है, जुर्माना है, या दोनों हो सकता है। तो ये बड़ा जानना जरूरी है कि अगर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का केस प्रूफ होता है तो सेक्शन 304A आईपीसी के तहत उसको 2 साल की सजा उस मेडिकल प्रोफेशनल को, साथ ही जुर्माना, या दोनों हो सकता है। दोस्तों मेडिकल माल प्रैक्टिस के केसेस में जो पेशेंट का अटेंडेंट होता है, जैसे पेशेंट खुद भी, या तो पेशेंट, या अगर पेशेंट मर गया है या डेथ हो गई है उसकी, तो उसका जो अटेंडेंट है जनरल प्रोसेस में उसको ये प्रूफ करना पड़ता है कि यहाँ मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है और मेडिकल नेग्लिजेंस होने की वजह से हमारा पेशेंट डेथ कर गया। ये प्रूफ करना पेशेंट के अटेंडेंट का काम है। अदरवाइज जनरली ये माना जाता है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल है वो इनोसेंट है। दोस्तों मेडिकल माल प्रैक्टिस में 3 मेजर कैटेगरीज हैं, एक एक करके हम लोग इनको समझते हैं। पहला है देयर वेयर इंजरी विच इज नॉट डन विदाउट नेग्लिजेंस। पहली चीज तो ये कि जो हमारे पेशेंट को इंजरी हुई है वो विदाउट नेग्लिजेंस हो ही नहीं सकता, वहां नेग्लिजेंस हुआ है जिसकी वजह से हमारे पेशेंट को इंजरी होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, देयर आर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेशेंट फॉर देयर ओन इंजरी। दूसरी ये भी चीज होनी चाहिए कि वहां पर हमारे पेशेंट का, जो मेरा पेशेंट था, उसका उस इंजरी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये भी आपको प्रूफ करना होगा। थर्ड, देयर आर यूज ऑफ इक्विपमेंट्स
which have hold of medical professional, then in such case it's liability of medical professional to prove they are innocent in the court trial. अब बात यह है कि कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, मेडिकल नेग्लिजेंस का केस अटेंडेंट ने, पेशेंट के अटेंडेंट ने कर दिया और वो कह रहा है कि साहब ये तो ऑपरेशन कर रहे थे और ऑपरेशन करने के बाद इन्होंने हमारे पेशेंट के ऑपरेशन करने के बाद उसमें सीजर छोड़ दिया उसके पेट में ही, जिसकी वजह से वहां सेप्सिस हो गई और सेप्सिस होने की वजह से हमारा पेशेंट डेथ कर गया। तो वो इक्विपमेंट का यूज कौन कर रहा था? वो उस इक्विपमेंट का यूज वो डॉक्टर कर रहा था, जिसको उसने अपनी गलती की वजह से, अपने नेग्लिजेंस की वजह से वो आंत में ही कहीं, सॉरी पेट में ही कहीं छोड़ दिया, जिसकी वजह से पूरे शरीर में सेप्सिस हो गई और सेप्सिस की वजह से वो पेशेंट डेथ कर गया। तो ये तीन कंडीशन बहुत जरूरी है। इंजरी होना चाहिए और उस इंजरी में पेशेंट का अपना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, और तीसरी चीज, जो इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं उस पर पूरा का पूरा होल्ड उस मेडिकल प्रोफेशनल का था। तो ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मेडिकल नेग्लिजेंस की जब केस के बारे में हम बात करते हैं तो केस यहां दो तरह के होते हैं, सिविल नेग्लिजेंस और क्रिमिनल नेग्लिजेंस। मतलब सिविल नेग्लिजेंस अलग होगा और क्रिमिनल नेग्लिजेंस अलग होगा। तो दोनों को जरा हम लोग समझते हैं। पहले सिविल नेग्लिजेंस को समझिए। देखिए, सिविल नेग्लिजेंस में पहला पॉइंट कहता है, एनी एब्सेंस ऑफ प्रॉपर स्किल और केस दैट कॉज द पेशेंट डेथ और डिमिनिशेस द चांस ऑफ रिकवरी एंड प्रोलॉन्ग हिज इलनेस और कॉज इंजरी। ऐसा कोई भी प्रॉपर स्किल अगर उसके पास नहीं है, जो डॉक्टर उसको देख रहा था उसके पास कौशल की कमी है, वो जो केस कर रहा है, जो केस हैंडल कर रहा है, उसके पास उस तरह की एलिजिबिलिटी ही नहीं है, उसके पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं है और वो काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो पेशेंट की डेथ हो गई या डिमिनिश हो गया या रिकवरी के चांसेस बिल्कुल घट गए या पूरी तरह से इलनेस आ गई या उसको इंजरी आई है। पहला पॉइंट तो ये हो गया सिविल नेग्लिजेंस का। और दूसरा पॉइंट ये है, हियर इंजरी इज द मेन पॉइंट इफ बिकॉज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल इज नेग्लिजेंट बट देयर आर नो इंजरी टू द पेशेंट, देन पेशेंट कुड नॉट सू अ केस। तो दूसरी चीज मैं पहले भी बता रहा हूं कि अगर इंजरी नहीं होती है तो मेडिकल नेग्लिजेंस का सिविल केस सूट नहीं किया जा सकता। तो आपको ये प्रूव करना बहुत जरूरी है कि हमारे पेशेंट को इंजरी हुई है। तीसरा बात, सिविल नेग्लिजेंस अकर व्हेन अ पेशेंट डाइड और गॉट इंजर्ड एंड सू अ केस फॉर कंपनसेशन। सिविल नेग्लिजेंस केवल कंपनसेशन के लिए किया जाता है, मतलब कि जो अटेंडेंट है उसको एक कंपनसेशन चाहिए कि उसका जो पेशेंट था वो उसकी अपनी लाइबिलिटीज थी, उन लाइबिलिटीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था, उसके जाने की वजह से, उसके डेथ हो जाने की वजह से उसको कितना लॉस हुआ उस अटेंडेंट को या उसके परिवार को, उस लॉस का कंपनसेशन आपको देना होगा अगर ये सिविल नेग्लिजेंट प्रूव होता है। दोस्तों, सिविल नेग्लिजेंस को हम दो पार्ट में बांट रहे हैं। पहला है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट। देखिए, मिसकंडक्ट भी नेग्लिजेंस का ही एक पार्ट है, लेकिन मिसकंडक्ट कहां चलेगा, मिसकंडक्ट के लिए केसेस आप कहां करोगे और प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के लिए आप केसेस कहां करोगे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक टेबल आपको दिख रहा होगा जिसमें मैंने प्रोफेशनल नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट को अलग अलग बांट दिया है। कोई ऑफेंस होता है और पाया जाता है डॉक्टर इज लेस एलिजिबल एंड नोइंगली नेग्लिजेंस, और जानबूझकर उसने जो है नेग्लिजेंसी की है और जिसकी वजह से इंजरी हो गया है, डैमेज हुआ है पर्सन को, तो वो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का केस हो गया और वो सिविल सूट दाखिल करेगा। वहीं नॉट ओबे द रूल ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस ऑफ एमसीआई, अगर आप ये कहते हैं कि भाई इंजरी नहीं है लेकिन इसने जो है नेग्लिजेंस की काम किया है, आप मिसकंडक्ट का केस कर सकते हो, और वो आप कर सकते हो कहां पर, स्टेट में कर सकते हैं। स्टेट का जो मेडिकल काउंसिल होता है उस स्टेट के मेडिकल काउंसिल में आप कर सकते हो। दूसरा पॉइंट यहां देखिए, डैमेज टू द पर्सन। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस में ये डैमेज टू द पर्सन जरूरी है, जबकि मिसकंडक्ट में जरूरी नहीं है। मिसकंडक्ट में आपको इंजरी नहीं भी हुई है तो भी आप मिसकंडक्ट का केस तो कर ही सकते हो। मिसकंडक्ट का केस में भाई जो स्टेट बार काउंसिल है, सॉरी स्टेट मेडिकल काउंसिल है, वो उस पर एक्शन लेगी। ड्यूटी ऑफ केयर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस में मस्ट है, मिसकंडक्ट में नॉट मस्ट है। ट्रेल बाई, अब प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के केस आप कहां कर सकते हो, सिविल या क्रिमिनल दोनों में कर सकते हो, जबकि आप मिसकंडक्ट का केस स्टेट मेडिकल काउंसिल में कर सकते हो।
पनिशमेंट कितनी है? अब यहाँ पे पनिशमेंट क्या है भाई? प्रोफेशनल नेग्लिजेंस में अगर आप सिविल सूट दाखिल करते हो तो आप जुर्माना ले लोगे, पेनाल्टी ले लोगे, और अगर क्रिमिनल केस करते हो तो आपको जो है उसको उस पर्सन को 2 साल तक की सजा मिल सकती है। जबकि अगर आप मिसकंडक्ट का केस करते हो और वहां पे पनिशमेंट मिल सकती है, तो वहां पे या तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उस मेडिकल प्रोफेशनल को, उस डॉक्टर को वार्निंग देगा या उसको डिसमिस कर सकता है, उसके जॉब से सस्पेंड कर सकता है। अपील कहां हो सकती है? प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की अपील हाई कोर्ट में होगी, जबकि जो है मिसकंडक्ट की जो अपील होती है वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को किया जाएगा। दोस्तों, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की अगर हम बात करें तो इट इज मोर ग्रीवियस देन सिविल नेग्लिजेंस। क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो होता है वो सिविल से बहुत ही ज़्यादा ग्रीवियस होता है। यहाँ पे जो पेशेंट का अटेंडेंट है वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, बहुत ज़्यादा दुख में है, क्योंकि उसका एक पर्सन जो उसकी फैमिली का था वो चला गया। When medical professional did wrong diagnosis, gross ignorance, gross negligence and cause either death of patient or grievous injury। अब क्रिमिनल नेग्लिजेंस तब बनता है जब किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, डेंटिस्ट के द्वारा ऐसी गलत डायग्नोसिस कर ली गई, पूरा ग्रॉस इग्नोरेंस हो गया, वहां पे ग्रॉस नेग्लिजेंस हो गया, उसको समझ में नहीं आया लेकिन कुछ भी ट्रीटमेंट चालू कर दिया, और जिसकी वजह से हमारा डैमेज हो गया, हमारा डेथ हो गया और बड़ी इंजरी हो गई, वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहलाता है। और क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए 304A ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड बना हुआ है, जो कहता है ग्रॉस एब्सेंस ऑफ स्किल आपको प्रूफ करना पड़ेगा एंड केयर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट और केयर के दौरान जो है ग्रॉस एब्सेंस ऑफ स्किल था, इलीगल एक्ट परफॉर्म किया गया और हमारा पेशेंट डाइड, मर गया है, या उसको बहुत बड़ी इंजरी हो गई है। अब इंजरी की अगर हम बात करें, देखिए एक बार क्या हुआ कि एक हॉस्पिटल का केस था, उन्होंने आंखों में कोई ड्रॉप डाली कि मैं इसकी वजह से जो है उनकी आंखों को ठीक करूंगा, और वो ड्रॉप कहीं ना कहीं उसकी आंखों को ले जाती है। उस ड्रॉप की वजह से उसकी जो विजन पावर है वो चली गई। तो ये भी क्या है? ग्रॉस नेग्लिजेंस है। आप कौन सा ड्रॉप डाल रहे हैं, उस पर क्या स्टडीज हुई हैं, क्या वो डालना ठीक था या नहीं था? तो ऐसे बहुत सारे केसेस रोजमर्रा की जिंदगी में या रोज की रोज आप जो है इंडिया में बढ़ते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, अगर कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं तो एम्पुटेशन ऑफ रॉन्ग फिंगर और ऑपरेशन ऑफ रॉन्ग लिम्ब। अब समझिए कि मेरी इस उंगली में कहीं क्षति थी और हमारा ऑपरेशन इस उंगली का कर दिया गया। हमारे इस हाथ में कहीं जो है कोई रोग था जिसका ऑपरेशन करना था और हमारे इस हाथ का ऑपरेशन कर दिया गया। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का एक तरह से एग्जाम्पल है। दूसरा, परफॉर्मिंग क्रिमिनल एबॉर्शन। अगर कोई एबॉर्शन आप कर देते हो जो कि आपको नहीं करना था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूलिंग के अकॉर्डिंगली एबॉर्शन आपको नहीं करना था, जो उम्र था वो 5 महीने का था, आपने पैसे के चक्कर में वो कर दिया, ये भी क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रॉन्ग सब्सटेंस इनटू द आई कॉजिंग लॉस ऑफ विजन। आपने कोई आंखों में इस तरह की ड्रग डाल दी जिसकी वजह से उस पर्सन की रोशनी चली गई। दोस्तों, हम लोग कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के बारे में अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है? जब पेशेंट नॉट प्रोवाइड राइट मेडिकल हिस्ट्री। अब यहाँ पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है और उसने सही हिस्ट्री ही नहीं प्रोवाइड की, उसकी डिजीज की क्या हिस्ट्री थी, नॉट फॉलो द ट्रीटमेंट सजेस्टेड, उसको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, उसको जो सजेस्ट किया गया था वो ट्रीटमेंट ले भी नहीं रहा है, उसको जो बचाव के प्रिवेंशन बताए गए थे कि ये चीज़ें आप मत करिए, आप फिर भी वो करते जा रहे हैं। शुगर का पेशेंट है, उसको कहा गया कि भाई आप चीनी तो बिल्कुल खाइएगा मत, और उसने क्या किया कि डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर लिया कि हाँ डॉक्टर साहब ठीक है, घर गया तो चीनी की मिठाई खाता चला गया और उसकी डेथ हो गई। अब डॉक्टर इसमें क्या करेगा? यह तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है कि आपको मना किया गया था कि चीनी मत खाइए, आपका शुगर 400-500 है, और आप घर जाके चीनी की मिठाइयाँ खाना शुरू कर दिए कि हम तो डॉक्टरों को दिखा लिए हैं। नॉट फॉलो सजेशन, डॉक्टर के किसी सजेशन को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, मतलब डॉक्टर के साथ साथ आप भी नेग्लिजेंट अपने लिए। देखिए एक चीज और भी है, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस
इज नॉट अ डिफेंस इन केस ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। क्रिमिनल नेग्लिजेंस के केस में कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का सहारा नहीं लिया जा सकता, बट इन सिविल नेग्लिजेंस इट इज अ गुड डिफेंस फॉर द मेडिकल प्रैक्टिशनर और प्रोफेशनल्स। सिविल जो केसेस होंगे उसमें इसका डिफेंस लिया जा सकता है, और जो मेडिकल प्रोफेशनल जिसको आपने एक्यूज्ड बनाया है वो इसका डिफेंस ले सकता है कि नहीं भाई जो है ये तो खुद हमारी बातों को ध्यान नहीं रख रहे थे, हमारे ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं कर रहे थे, दवाएं नहीं ले रहे थे, जो प्रिकॉशंस हमने बताए थे वो प्रिकॉशन नहीं कर सकते थे, कर रहे थे। लेकिन क्रिमिनल नेग्लिजेंस में नहीं, जहाँ पे डेथ हो चुकी है और ग्रीवियस इंजरी है। दोस्तों अब तक हम लोग केवल बात किए कि किस तरह से एक डॉक्टर के ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस किया जा सकता है। अगर हम डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, जहां पर अगर केस सू कर दिया जाए तो डॉक्टर के पास क्या डिफेंस है और किस डिफेंस से वो बच सकता है। नो ड्यूटी ओड टू प्लेंटिफ, ठीक है, उसके पास जो है कोई ड्यूटी नहीं थी प्लेंटिफ की तरफ से। ड्यूटी डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस, जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस थी, ठीक है, उससे वो डिनाई कर रहा है। एक तरह से ड्यूटी डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू, मतलब ऐसी सिचुएशन थी, डॉक्टर ये कह सकता है कि ऐसी सिचुएशंस थी कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है, ये डिफेंस ले सकता है कि उसकी सिचुएशन इस तरह की थी कि उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता था और उसमें केवल भगवान का सहारा था। थेरेपेटिक मिसएडवेंचर हो गया, ये भी सहारा वो ले सकता है। चौथा पॉइंट इरर ऑफ जजमेंट है, मतलब अगर कहीं लोअर कोर्ट से कहीं जो है मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस को प्रूव करके वो कर दिया गया, वो अपील में जाता है, तो डॉक्टर ये कह सकता है कि देयर इज इरर इन जजमेंट, जजमेंट में इरर है और जज साहब ने बहुत सारी गलतियां की। रेस जुडिकेटा, ये वर्ड ए लीगल मैक्सिम, ये लीगल मैक्सिम क्या कहती है? रेस जुडिकेटा को आप मुझे बताएं कमेंट के माध्यम से कि रेस जुडिकेटा क्या है। तो अगर आप इतने तन्मयता से मेरे वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो मैं रेस जुडिकेटा को नहीं बताऊंगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है लिमिटेशन पीरियड फॉर 2 years, मतलब अगर कोई घटना हो गई उसकी एक लिमिटेशन पीरियड है, ये नहीं कि घटना हो गई 2020 में और आपने केस किया 2024 में। लिमिटेशन पीरियड 2 साल का है, घटना होने के दिन से 2 साल के अंदर आपको केस करना है। तो दोस्तों ये पूरा जो मैंने बताया ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस था। हम और भी इस पे वीडियो बनाएंगे मेडिकल नेग्लिजेंस पे। तो अभी पहले मैंने इसको समझाया है कि व्हाट इज़ मेडिकल नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है, कैसे परफॉर्म हो जाता है, क्या होना चाहिए, कौन से सिविल और क्रिमिनल केसेस किए जा सकते हैं, डॉक्टर उसमें कैसे अपना बचाव कर सकता है। सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में समझी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो अपने लाइक्स कमेंट्स जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।